नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द भीम एजुकेशन पर। मैं राकेश चौहान स्वागत करता हूं आपका। तो दोस्तों, पिछले क्लास में अपनों ने गुप्त साम्राज्य की चर्चा की थी कि किस स्थिति में गुप्त साम्राज्य भारतीय राजनीति में आया था। साथियों, उसमें क्या राजनीतिक स्थिति थी, उत्तर में कौन सा राजवंश राज कर रहा था, दक्षिण में कौन सा राजवंश राज कर रहा था, और कौन सी विदेशी जाति थी जो धीरे धीरे पश्चिम क्षेत्र से भारत के अंदर प्रवेश कर रही थी। उसी काल में एक श्रीगुप्त नामक शासक ने इस गुप्त साम्राज्य की नींव रखी, जिसने धीरे धीरे करके मौर्य साम्राज्य की भांति भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। वो कुछ हद तक सफल भी हुआ। हमने गुप्त जो शासन था उसके तीन महत्वपूर्ण शासक श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम की चर्चा कर ली थी कि किस प्रकार उनका साम्राज्य विस्तार हुआ, वो कहां से आए थे, कहां पर रहे थे, उनकी जातियां कौन सी थी। साथियों, तो इस चीज की चर्चा कर ली। अब आगे उसी से जुड़ती हुई कड़ी एक बहुत बड़ा नाम जिस प्रकार मौर्यों के अंदर चंद्रगुप्त अपना एक विशेष अशोक अपना एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसी प्रकार गुप्त साम्राज्य के अंदर ये शासक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोस्तों, इस महान शासक की चर्चा आरंभ करते हैं। मैं बात कर रहा हूं समुद्रगुप्त की बात कर रहा हूं। साथियों, समुद्रगुप्त अपने आप में एक बड़ा महान शासक था। अगर मैं बात करूं समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त के जो पिता उसकी चर्चा उन्होंने कद कर ली थी कि समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने वैवाहिक समझौतों के साथ अपने साम्राज्य की राजनीतिक सीमाओं को सुरक्षित किया। अब इसकी माता कुमार देवी जो लिच्छवियों की एक राजकुमारी थी। लिच्छवी एक जाति थी जो लूटमार के लिए फेमस थी, प्रसिद्ध थी। तो उसकी एक जो राजकुमारी थी कुमार देवी से चंद्रगुप्त ने विवाह करके अपनी राजनीतिक सीमाओं को सुरक्षित किया था। अब इसी कड़ी को आगे लेकर चलते हैं। समुद्रगुप्त पिता और माता आपको भली भांति पता चल गया होगा। अब समुद्रगुप्त का पीरियड शासनकाल कहां से कहां तक रहा था, तो साथियों वो 350 ईस्वी से लेकर लगभग मैं कहूं 350 ईस्वी से लेकर आगे इसका शासनकाल चलता है 375 ईस्वी तक। कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि 335 से लेकर 375 तक। परंतु सही मायनों में देखें तो ये शासनकाल अपने आप को कहीं ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ा था, उसका शासनकाल 319 से लेकर 350 तक था। तो शासनकाल से प्रश्न शायद ही बनते हैं, नहीं बनते, इसमें ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए चलते हैं। साथियों, अब मैं बात करता हूं समुद्रगुप्त की। क्या था, क्यों महान कहा जाता है, क्यों इसकी तुलना नेपोलियन से की जाती है, क्यों इसकी तुलना अशोक से की जाती है, या मैं कहूं अशोक से भी महान शासक था। तो आगे इसकी चर्चा करते हैं तो उल्लेख मिलता है इसकी उपाधियों का। इसकी उपाधियां बड़ी ही महत्वपूर्ण है साथियों। उपाधि देखो, इसकी जानकारी का सबसे बड़ा, या मैं यूं कहूं कि गुप्त साम्राज्य, जो पूरा का पूरा गुप्त साम्राज्य था, उसकी जानकारी का एक सबसे बड़ा स्रोत था, वो था प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति सबसे बड़ा स्रोत था। अब मैं बात करता हूं प्रयाग प्रशस्ति की। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है
कि जो प्रयाग प्रशस्ति है इसका निर्माण करवाया था अशोक ने। इसका जो निर्माण है वो करवाया था साथियों अशोक ने। परंतु परंतु जब आगे अपने अकबर पढ़ेंगे मुगल काल में, अकबर इसको कौशाम्बी से इलाहाबाद ले आया था। अकबर इस प्रयाग प्रशस्ति को कौशाम्बी से इलाहाबाद या मैं कहूं प्रयागराज ले आया था। तो इस पर अकबर के भी लेख उत्कीर्ण है और इसके पुत्र जहांगीर की भी लेख उत्कीर्ण है। परंतु ध्यान रहे, अगर बात आती है कि सर्वाधिक लेख किस शासक के उत्कीर्ण है, तो वो शासक है आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सर्वाधिक इस पर लेख उत्कीर्ण है। इस प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? इस प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो साथियों देखना, इस प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था हरिशेन ने। अब ये हरिशेन कौन है? तो हरिशेन इस समुद्रगुप्त का महासंधि विग्राहक था। महासंधि विग्राहक था, अर्थात मैं यूं कहूं कि ये युद्ध और शांति का मंत्री था। इसका समुद्रगुप्त था। इसने हरिशेन ने इस प्रयाग प्रशस्ति को लिखा और इसका जो उत्कीर्ण है प्रयाग प्रशस्ति पर, इसकी जो समुद्रगुप्त की जो लेख है, इसकी जो विजय है, उसको उत्कीर्ण किया था तिलभट्ट ने इस पर प्रयाग प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त के लेख उत्कीर्ण किए थे। बल्कि रचयिता कौन था? तो हरिशेन था। अब थोड़ी सी प्रयाग प्रशस्ति की बात और कर लेते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति थी क्या। प्रशस्ति दोस्तों वह होती है जो किसी शासक या वंश की प्रशंसा में लिखी जाए, उसे प्रशस्ति कहा जाता है। अगर मैं बात करूं इसके भाषा की तो साथियों इसकी भाषा है संस्कृत भाषा है। अगर मैं बात करूं इसकी लिपि की तो इसकी जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है। और किस शैली में लिखा गया है? तो ये दो शैलियां पद्य और गद्य, इन दोनों शैलियों में लिखे होने के कारण इसको चंपू शैली कहा जाता है। ये बात की प्रयाग प्रशस्ति की, जो अपने को समुद्रगुप्त के बारे में सर्वाधिक जानकारी देती है। अब मैं बात करता हूं इसकी उपाधियों की। इसकी बहुत सारी उपाधि है जो इसके पराक्रम को, इसके साम्राज्यवादी विस्तार को, इसकी धर्म के प्रति सहिष्णुता को अपने को दर्शाती है। तो बात करते हैं साथियों इसकी प्रमुख उपाधियों की। इसकी प्रमुख जो उपाधियां थी, प्रयाग प्रशस्ति के अंदर इसको धरणी बंधन कहा गया है। धरणी बंधन का अर्थ होता है एक पृथ्वी को एक सूत्र में बांधना, पूरी की पूरी पृथ्वी को एक सूत्र में बांधना। इसको महान राजा उच्छेदो कहा गया है। इसको महान राजा उच्छेदो कहा गया साथियों। और इसकी जो उपाधियां मिलती है वो है, इसको महान युद्धोचेता कहा गया है। इसको संगीत कला में निपुण होने के कारण इसको कविराज भी कहा गया है। कविराज शासक के साथ साथ ये बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखता था। इसका उल्लेख अपने को इसके जो वीणा प्रकार के सिक्के हैं, सिक्कों के ऊपर इसको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, जिससे अपने को पता चलता है कि एक बहुत बड़ा क्या था, संगीत प्रेमी भी था। और इसकी उपाधि मिलती है अप्रतिरथ व्याघ्र पराक्रम जैसी उपाधियां इसने धारण की थी, जो अपने आप में बड़ा ही महान शासक था।
अब साथियों इसके आगे की चर्चा करते हैं कि इसको महान क्यों कहा जाता है। इसकी कुछ नीतियां हैं, युद्ध को लेकर कुछ नीतियां हैं जिसके कारण इसे इतिहास में एक महान सम्राट का दर्जा दिया गया। अब उस युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ी सी भारत की लोकेशन देख लेते हैं साथियों। ये भारत का मोस्टली एरिया हो गया। यहां पर अपना कौन राज कर रहा है? समुद्रगुप्त। बिहार के अंदर समुद्रगुप्त। अब क्या था उस समय, जो ये दक्कन का क्षेत्र है या मैं कहूं गुजरात सौराष्ट्र का जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक शक्तिशाली राजवंश वाकाटक राजवंश राज कर रहा था। वाकाटक राजवंश राज कर रहा था। इधर से शक धीरे धीरे भारत के अंदर एंट्री कर रहे थे। धीरे धीरे ये जो ऊपर का प्रदेश है, ये जो ऊपर का प्रदेश है उसको उस समय आर्यवृत्त कहा जाता था। आर्यवृत्त कहा जाता था। और दक्षिण का जो प्रदेश है इसको दक्षिणापथ कहा जाता था। दक्षिणापथ ये पूर्वी प्रदेश था, ये पश्चिमी प्रदेश था। पश्चिमी प्रदेश था। तो समुद्रगुप्त ने क्या किया? समुद्रगुप्त ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई। साम्राज्यवादी नीति का अर्थ होता है चारों दिशाओं के अंदर अपना शासन करना, अपनी कीर्ति फैलाना। तो अब ध्यान से समझना, इन सभी का उल्लेख एक ही प्रशस्ति करती है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। अब देखना नंबर 1 अभियान जो समुद्रगुप्त ने पहला अभियान किया था तो उसको आर्यव्रत का प्रथम अभियान कहा जाता है। उसे आर्यव्रत का प्रथम अभियान कहा जाता है। ऊपर पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इस क्षेत्र को आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था। तो समुद्रगुप्त ने पहला अपना अभियान किया, आर्यव्रत का प्रथम अभियान। इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं व 14वीं पंक्ति में किया गया है। 13वीं व 14वीं पंक्ति में आर्यवर्त के प्रथम अभियान की चर्चा की गई है। इसके अंदर अपने को उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त का जो प्रथम अभियान किया था उसमें तीन राजाओं को जिनके नाम है क्रमशः देखना। नंबर 1 अच्युत, नंबर 2 नागसेन और नंबर 3 कोटपुलस। ये 3 राजा थे। इन 3 राजाओं को समुद्रगुप्त ने हरा दिया। हराने के बाद वापस आ गया। इसके बाद में उल्लेख मिलता है कि ये आर्यवर्त का एक और अभियान करता है, दूसरा अभियान, क्योंकि ये हारने के बाद वापस अपना उत्थान कर रहे थे, वापस समुद्रगुप्त को ललकार रहे थे इससे बदला लेने के लिए। तो उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त ने इनका दमन करने के लिए आर्यवर्त का दूसरा अभियान, अब ये दूसरा युद्ध है तो इसको दूसरा आर्यवर्त का दूसरा अभियान किया। पहले अभियान में 3 राजाओं को हराया, दूसरे अभियान में 9 राजाओं को हराया। इन 9 राजाओं का जो नेतृत्व करता था वो था चंद्रदेव नामक एक राजा था जो इनका नेतृत्व करा था। नागिक जाति थी। तो इसका उल्लेख अपने को मिलता है प्रयाग प्रशस्ति की 20वीं पंक्ति में। प्रयाग प्रशस्ति की जो 20वीं पंक्ति है, प्रयाग प्रशस्ति की 20वीं पंक्ति है, उसके अंदर आर्यवर्त के दूसरे अभियान के बारे में अपने को क्या मिलती है साहब? जानकारी मिलती है। अब देखो यहाँ 9 राजाओं को हराया, यहाँ 3 राजाओं को हराया। इसने सोचा हो सकता है कालांतर में आगे जाकर
ये राजा फिर से मेरे विरुद्ध आ जाए। तो इसने एक नीति का पालन किया, एक नीति। वो नीति अपने आप में बड़ी ही महत्वपूर्ण है। नीतियों से बड़े अच्छे प्रश्न हो सकते हैं साथियों। तो इसने एक नीति का उत्थान किया, वो क्या था? परस बोधरण की नीति। परस बोधरण की नीति क्या है ये समझो। परस बोधरण नीति का अर्थ था नष्ट करना, नष्ट करके अपने साम्राज्य में विलीन कर देना। क्योंकि ये आर्यभट्ट तो इसके नजदीक ही था, नजदीक ही था, तो इस पर ये जो शासन है वो क्या कर सकता था? आसानी से, सरलता पूर्वक इसकी देखभाल या इसका शासन कर सकता था। तो इसने इस आर्यभट्ट को अपने अंडर में, अपने अधीन कर लिया और एक नीति का पालन किया। वो नीति थी परस बोधरण नीति। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसने साम्राज्यवादी नीति के तहत, इसने साम्राज्यवादी नीति के तहत भारत के दक्षिणी भाग या मैं कहूं दक्षिणापथ में आक्रमण किया। दक्षिणापथ में आक्रमण किया। इस आक्रमण के कई कारण थे, वो अपनी चर्चा करेंगे। तीसरे दक्षिणापथ में आक्रमण करता है। ये दक्षिणापथ में आक्रमण करता है। उस समय दक्षिणापथ के 9 राजाओं का एक संघ था, 9 राजाओं का एक संघ था और आगे ये 12 राजाओं का संघ बन गया। 9 छोड़ो, 12 राजाओं का एक संघ था। इस पर आक्रमण करता है। इस पर आक्रमण किया तो इसको अपने कहते हैं दक्षिणापथ का अभियान। दक्षिणापथ का अभियान। दक्षिणापथ के अभियान में इसने, दक्षिणापथ के अभियान में इन 12 राजाओं को, 12 राजाओं के समूह को परास्त कर लिया था। 12 राजाओं के समूह को परास्त कर लिया था साथियों, परास्त कर दिया। यहां पर भी इसने एक नीति का पालन किया। यहां पर भी इसने एक नीति का पालन किया। वो नीति कौन सी थी साथियों? वो नीति कौन सी थी तो देखना साथियों। वो नीति थी, उस नीति का नाम है मोक्षानुग्रहण। मोक्षानुग्रहण नीति। उस नीति का नाम है साथियों मोक्षानुग्रहण नीति। आर्यभट्ट के अभियान में इसने प्रसबोधन नीति का पालन किया। इसने प्रसबोधन नीति का पालन किया और दक्षिणापथ के अभियान में इसने मोक्षानुग्रहण नीति का पालन किया। अब देखो ये मोक्षानुग्रहण नीति है क्या, इसकी चर्चा करते हैं। मोक्षानुग्रहण, मोक्षानुग्रहण अर्थात दक्षिणापथ के राजाओं को हरा दिया, इनके प्रदेश को जीत लिया। जीत लेने के पश्चात उनको वापस दे दिया कि जाओ आप इन पर राज करो। इसके पीछे इसकी एक बड़ी कूटनीति थी, क्योंकि समुद्रगुप्त को पता था कि जो दक्षिण का एरिया है अपनी रेंज, अपनी पहुंच से बहुत दूर है, इस पर शासन करना बहुत कठिन होगा। अगर मैं इसको हराकर इस पर अधिकार कर लेता हूं तो आने वाले समय में हो सकता है ये राजा कहीं न कहीं फिर मेरे को तंग करे। तो इसने क्या किया, इसको हराया, इनको हराया और कहा कि मैं आपको राज्य वापस दे देता हूं, परंतु एक शर्त है, आपको मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। तो ये 12 राजा मान गए कि हम आपको टैक्स देंगे। अब इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। मैंने पहले बताया था एक बड़े विद्वान का नाम हेमचंद्र राय चौधरी। बड़ा नाम है हेमचंद्र राय चौधरी, जिसने कहा था कि गुप्त शासक ब्राह्मण जाति की। हेमचंद्र राय ने इस दक्षिणापथ के अभियान को एक संज्ञा दी है, एक उपनाम दिया है, वो है धर्म नीति या धर्म युद्ध। इसने दक्षिणापथ के अभियान को धर्म युद्ध की संज्ञा दी है। किसने दी है साथियों? हेमचंद्र राय चौधरी। एक विदेशी इतिहासकार है विंसन स्मिथ ने समुद्रगुप्त को
भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन कहा है। ये बड़े फैक्ट है, बड़े प्रश्न है कि दक्षिणापथ के अभियान को धर्म युद्ध या धर्म नीति की संज्ञा किसने दी है? तो हेमचंद राय चौधरी ने दी है। अगर बात करूं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है, तो भारत का नेपोलियन विंसन स्मिथ ने कहा है। अब आगे चर्चा करते हैं। इसके 3 अभियान हमने पढ़ लिए। कौन कौन सा? आर्यभट्ट का प्रथम अभियान, आर्यभट्ट का दूसरा अभियान, उल्लेख पहले अभियान का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं व 14वीं पंक्ति में मिलता है, दूसरे का 20वीं पंक्ति में, और जो दक्षिणापथ का अभियान है इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति के 21वें पंक्ति में अपने को मिलता है। अब आगे चर्चा करूं मैं समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त ने ये जो तटीय प्रदेश है, ये पश्चिम और पूर्व, पश्चिमी और पूर्वी जो तटीय प्रदेश है इन पर भी आक्रमण किया। तो उस समय पश्चिम का एक बंदरगाह था बड़ौच या बगरकच्छु, एक ही बात है। ये पश्चिम का बंदरगाह था। और ताम्रलिप्ति ये पूर्व का बंदरगाह था। तो इसने इन पर आक्रमण किया, यानी तटीय प्रदेशों पर आक्रमण किया। यहां पर कुछ स्थानों के नाम मिलते हैं: डबोक, कामरूप, करतपुर, करतपुर। ठीक है। इन पर इसने क्या किया? आक्रमण किया। जो कामरूप है उसको आधुनिक असम कहा जाता है। असम को पहले कामरूप कहा जाता था। जो बांग्लादेश है उसको डबोक कहा जाता था। और जो बांग्लादेश का दक्षिणी हिस्सा है उसको करतपुर कहा जाता था। तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इसने क्या किया? अब इस पूर्वी तटीय यानी तटीय प्रदेशों पर आक्रमण किया। तटीय प्रदेशों पर आक्रमण किया, इनको जीत लिया। तटीय प्रदेशों पर आक्रमण करने के पश्चात जीत लिया। जीतने के पश्चात इसने एक नीति का पालन किया। इसकी नीतियां ही पढ़नी है अपने को। इसने नीति का पालन किया। उस नीति को देखना साथियों। उस नीति का नाम है सर्वे करदानम अज्ञाकरणम प्रणाम गमन। बहुत मोटी नीति, बहुत मोटी। सर्वे करदानम अज्ञाकरणम प्रमाण गमन, अर्थात इसको तोड़ो कि सर्वे करदानम अर्थात आप मेरे को कर दोगे, अज्ञाकरणम मेरी आज्ञा को आप मानोगे, और प्रणाम गमन और मेरे दरबार में आप उपस्थित होगे। क्योंकि ये इसके पहुंच से भी बहुत दूर थे। तो इसने आप इस नीति का पालन किया कि सर्वे करदानम आप सभी मेरे को कर दोगे, मेरी आज्ञा का पालन करोगे, और प्रमाण गमन अर्थात मेरे दरबार में हाजिरी दोगे। तो ये इसकी प्रमुख नीतियां रही। 3-4 नीतियां अपने पढ़ ली। समुद्रगुप्त की नीतियां ही प्रमुख है। एक इसकी उपाधियां, ये याद कर लेना साथियों। अब थोड़ी सी बात और करता हूं मैं समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंसन स्मिथ ने कहा था। अब उल्लेख मिलता है कि जो समुद्रगुप्त है इसकी जानकारी अपने को प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। और किसकी रानी थी? समुद्रगुप्त की एक रानी थी। समुद्रगुप्त की एक रानी थी जिसका पता अपने को कहां से मिलता है? जिसका पता अपने को मिलता है साहब एरन अभिलेख वर्तमान एमपी मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, जो लगभग
खंडित अवस्था में है, टूट चुका है। एरन अभिलेख से समुद्रगुप्त की एक रानी का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है साहब राज महिषी दत्त। राजमहिषी दत्त इसकी रानी है जिसका उल्लेख अपने को एरन अभिलेख से मिलता है। और एरन अभिलेख क्यों प्रसिद्ध है तो आपको ज्ञात होगा कि एरन अभिलेख से भारत का प्रथम सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। सती प्रथा का जो प्रथम प्रमाण है वो इस एरन अभिलेख से मिला है। किसके शासनकाल में? भानुगुप्त। आगे बढ़ेंगे, भानुगुप्त के शासनकाल में यानी 510 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख इस एरन अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख सती प्रथा भानुगुप्त 510। सती प्रथा वैसे समाप्त की बात करूं तो आधुनिक भारत में अपने पढ़ेंगे एक बहुत बड़ा नाम राजा राम मोहन राय, जिसने 1829 के अंदर एक्ट 17 के तहत सती प्रथा का अंत किया था। ये समुद्रगुप्त की पत्नी है राजमहिषी दत्त। इन दोनों के संयोग से दो संतान उत्पन्न हुई। पहले एक माना जाता था लेकिन वर्तमान शोध के अनुसार दो संतान है। सबसे बड़ा पुत्र रामगुप्त था। छोटा पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, एक ही बात है। देखो, चंद्रगुप्त प्रथम इसका पिता था जबकि चंद्रगुप्त सेकंड इसका बेटा है। रामगुप्त इसका बड़ा पुत्र, चंद्रगुप्त इसका छोटा पुत्र। वैसे अगर बात करता हूं कि इसके बाद राजा कौन बना था तो लगभग इतिहासकार मानते हैं कि इसके बाद जो राजा की पदवी थी वो इसके छोटे पुत्र चंद्रगुप्त सेकंड ने संभाली थी। परंतु आधुनिक शोध के तहत उल्लेख मिलता है कि इसके पश्चात रामगुप्त एक नामक राजा आया था। बड़ा ही दुर्बल था, शत्रुओं के आक्रमण हो रहे थे, इसे जो व्यवस्था थी वो संभाली नहीं जा रही थी। तो इसी के छोटे भाई चंद्रगुप्त ने इस रामगुप्त की हत्या कर दी। उसकी चर्चा करेंगे साथियों आने वाले क्लास के अंदर। तो ये अपना समुद्रगुप्त था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके जो जानकारी का प्रमुख स्रोत प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी, किस शैली में है, बहुत बड़ी वार्ता कर ली अपनों ने। इसके प्रमुख जो युद्ध थे उसकी बहुत अच्छी चर्चा कर ली, इसके प्रमुख नीतियों की चर्चा कर ली। आने वाली क्लास में अपने रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, बड़ा नाम, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय बड़ा नाम है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। तो आने वाली क्लास में इसकी अपनी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।